नमस्कार। एक बार फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जानते हैं कि आप सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपके लिए हमने दिया है, जिसमें आज विशेष रूप से हम गर्भावस्था की चर्चा करेंगे। और आपके लिए जो आपकी कोर्स मटेरियल जो आपको मिला है, उसमें जो सेकंड आपका सब्जेक्ट है मातृत्व और बाल शिशु देखभाल पर, यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सभी चीज़ें आपको अपने व्यवहारिक जीवन में रोज़ाना देखने को भी मिलती होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक माता बनना जो सौभाग्य है वो हर स्त्री के जीवन में आता है और हर स्त्री चाहती है, लेकिन ये जो सौभाग्य है इसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें सावधानी सुरक्षा रखनी चाहिए लोगों को। तो उसके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता आसानी से एक समुदाय में दे सकता है। तो आज हम विशेष रूप से इसी पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि किस किस तरह की सावधानियां और कैसे जो यदि कोई परेशानी हो जाती है तो उससे बचाव किया जा सकता है। कोई यदि क्रिटिकल केस होता है, कोई बड़ी समस्या होती है, तो इमीडिएटली हम उसको डॉक्टर के पास रेफ़र करने के लिए हम बोलें। ये हमारी जानकारी में भी होना चाहिए कि कौन कौन से इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं और किस तरह के जो डॉक्टर्स हैं हमारे आसपास के एरिया में, वो इन सब चीज़ों को डील करते हैं। वैसे तो सबसे पहले आप अपना प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है PSC, उससे आप सीधा संपर्क रखें और अपने केसेस को लेकर के उनके साथ में टाई अप बनाए रखें। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवेश चंद्र मिश्रा। मैं डॉक्टर देवेश चंद्र मिश्रा जी आपका स्वागत करता हूं। आप गोपाल हॉस्पिटल पटना से वहां के निदेशक हैं और एक अच्छे चिकित्सक हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुरेंद्र राय सर हैं, जो आप एक्स चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से ये जो है वहाँ पर एक्स CMO यानी कि CMO रहे हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर रहे हैं और चिकित्सा जो है वो देते रहे हैं। तो अभी वो प्लास्टिक सर्जन में अपना महत्वपूर्ण चिकित्सा की सेवा दे रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो वो अपना इस हिसाब से डील करते हैं। मैं आप दोनों का ही स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब, और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो हम सबसे पहले बातचीत करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो एक महिला है उसके किस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसको देख करके पहचानने में समर्थ होता है। धन्यवाद चौहान जी। जो बात आपने पूछी है वो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। गांव में जो जितनी भी महिलाएं, हमारी आधी आबादी औरतों की है और जो 20 साल से लेकर के 45 साल की उम्र तक गर्भावस्था से 2 या 3 बार गुजरती है। तो उसके पहला लक्षण तो ये है कि उसका जो नियमित मासिक था वो रुक जाता है। एक खास तिथि के बाद जो उसको आना चाहिए अगले महीने, वो नहीं आता है। ये पहला लक्षण होता है उसका। नहीं आने के और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे कॉमन कारण जो है वो है प्रेगनेंसी। दूसरा लक्षण उसके साथ साथ होता है, जो गांव में ऐसे भी लोग जानते हैं, मॉर्निंग सिकनेस इसको कहते हैं, यानी सुबह सुबह उल्टी की टेंडेंसी रहती है। यह टेंडेंसी दोपहर में भी रह सकती है, शाम में भी रह सकती है, हर खाने के बाद भी रह सकती है, लेकिन ये मॉर्निंग सिकनेस नाम इसका दिया गया है, तो वो पॉपुलर नाम उसी नाम से आज तक भी जाना जाता है। तो ये उल्टी की प्रवृत्ति रहती है। दूसरी बात, हेमेनोरिया हुआ, 2 महीने, 1 महीने टल गया, 2 महीने टल गया, तो ये जानते हैं। फिर उसका हम लोग लेबोरेटरी में जांच कराते हैं। सबसे कॉमन जांच है पेशाब की जांच, जिसमें हम लोग HCG देखते हैं, ह्यूमन कोरियोगोनेडोट्रोफिन हार्मोन का एस्टिमेशन करके पता लगाते हैं कि बच्चा पेट में गर्भवती महिला है या नहीं है। तो ये पेशाब का बहुत सरल जांच है, लोग घर में भी कर सकती हैं, गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। आप उनको जांच करने में सहयोग दे सकते हैं और पता चलेगा कि बच्चा पेट में उनके है। ये कॉमन लक्षण है। इसके बाद जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ते जाता है वैसे वैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। पेट बड़ा होने लगता है, शरीर में खून की कमी होने लगती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है, और उससे रिलेटेड लक्षण भी शरीर पे प्रकट होने लगते हैं।
जी बिल्कुल, बहुत ही सही आपने जानकारी दी कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कोई भी जो महिला है वो किस स्थिति में है, और यदि वो अवस्था में है तो उसको किस आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसके कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, तो वो कौन कौन से परिवर्तन हैं ये जानना भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बहुत ही आवश्यक है। और आपकी जो द्वितीय नंबर की जो आपकी बुकलेट है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये आपको मिली हुई है जन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की सेकंड जो बुक है। इसमें मातृत्व और शिशु देखभाल से संबंधित ये बुकलेट है पूरी। तो ये बुकलेट जो है, इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से बहुत सारी चीज़ों का समस्या का समाधान जो है इसमें आपको मिलेगा। और पीसीपी के दौरान आपको ये सब चीज़ें बताई भी गई हैं। ये सपोर्टिंग जो है, ये एक्सपर्ट के साथ में जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, इनके साथ में ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, और चूंकि एग्ज़ाम अभी आपका आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाएंगी, इसीलिए ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अभी आपको संकेत और कुछ इस तरह के चिन्ह बताए गए जिनके माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गर्भावस्था की महिला के किस तरह के लक्षण शुरुआत में दिखते हैं। और अब मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब कि शरीर में किस तरह के क्रियात्मक परिवर्तन जो हैं वो होते हैं, इसके बारे में स्वास्थ्यकर्ता को जानना आवश्यक है, तो इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जैसे जैसे गर्भावस्था बड़ा होता जाता है ना, शरीर पे अनेक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जैसे महिला का पेट बड़ा होने लगता है। ये किताब में अगर आप देखेंगे तो उसमें बना हुआ है कि कितने महीने का गर्भ है, कितने सप्ताह का गर्भ है तो पेट पे ऊंचाई कितनी होगी, कितने, अब वो और बड़ा हुआ 32 सप्ताह में कितना होगा, इतने सप्ताह में कितना होगा, 34 सप्ताह में कितना होगा, 36 सप्ताह में कितना होगा, पूर्ण जब गर्भावस्था पूरे 40 सप्ताह हो गए हैं तब गर्भ की अवस्था कैसी होगी, पेट की अवस्था। इसके अलावा स्तनों में, स्त्री के स्तनों में भी परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे स्तन के चारों तरफ जो एरियोला है वो बड़ा हो जाता है, उसका रंग भी काला पड़ने लगता है, तो ये परिवर्तन हुआ। इसके अलावा कमज़ोर महिला थकी थकी थोड़ा महसूस करती है, क्योंकि 2 ये का भार वहन करती है ना, एक बच्चा का पेट में है, उसके लिए भी उसे भोजन ग्रहण करना पड़ता है। बच्चे शरीर महिला के गर्भ से ही कैल्शियम, महिला के शरीर से ही कैल्शियम ग्रहण करते हैं, आयरन ग्रहण करते हैं, तो ये सब लक्षण प्रकट होने लगते हैं। उसके पैरों में दर्द होता है, उसके हाथों में, उंगलियों में आप देखेंगे कि जिसको पीढ़ी चढ़ना कहते हैं, मसल क्रैम्प्स जिसको कहते हैं, ये दिखाई देने लगता है। ये लक्षण प्रकट होने होता है जो महिलाएं बताती हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है। इसके अलावा चलने फिरने में थकान महसूस होती है, थोड़ा सा चलने, चूँकि एक एक्स्ट्रा वजन वो लेकर चलती है। एक तो यूटेरस का बड़ा हो जाना, प्लासेंटा का भार, बढ़ते हुए बच्चे का भार, और ये सारा कार्डियक आउटपुट उसका बढ़ जाता है। ये सारा प्यूरिफिकेशन ब्लड का महिला के हार्ट ही करती है, इसलिए उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, उसकी थकान बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग विश्राम पे खास जोर देंगे, आने वाले समय में बताएंगे कि कितना विश्राम की ज़रूरत होती है महिलाओं को। तो ये लक्षण होते हैं। इन लक्षणों से भी काम पूरा होता नहीं है चौहान साहब जी। इस लक्षणों के अलावा उन्हें बहुत से लैब टेस्ट से भी गुजारना पड़ता है। जैसे हीमोग्लोबिन चेक सबसे कॉमन जांच है। शरीर में खून की कमी, ये चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत बार होता है कि क्लिनिक में महिलाएं 8वां महीना 9वां महीना में आती है और उसका हीमोग्लोबिन घटा हुआ रहता है, 30%, 40%, 35% के लेवल पर रहता है। उस समय अचानक उनका ब्लड बढ़ाना संभव नहीं होता, और ब्लड चढ़ाएं तो बच्चा जल्दी बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। तो इन बातों को खास ध्यान में रखते हैं ताकि नियमित जांच महिला का होता रहे और उस हीमोग्लोबिन पता रहे, ताकि हम उसे आयरन कैल्शियम की गोली समय पर और खान पान के बारे में सलाह दे सकें, ताकि गर्भावस्था के दौरान स्त्री हृष्ट पुष्ट बनी हुई रहे और ये हो। तो एक तो लैब टेस्ट करवाते हैं, उसमें लैब टेस्ट में बहुत सारे जांच है। महिला का पेशाब जांच नियमित रूप से कराते हैं कि उसमें एल्ब्यूमिन, शुगर तो नहीं बढ़ रहा है। ब्लड शुगर का जांच कराते हैं। ऐसा देखा गया है कि सामान्य तौर पे महिलाएं का ब्लड शुगर लेवल कम है, लेकिन गर्भावस्था में उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये ब्लड शुगर लेवल का बढ़ जाना ये कुछ इंडिकेट करता है।
तो ये जांच करवा करके देखते हैं ताकि चिकित्सक को जिस चिकित्सक के पास उपचार के लिए आप ले जाएं तो उन्हें सुविधा हो इलाज में। प्लस इसके अलावा यूरिन में एल्ब्यूमिन देखते हैं कि यूरिन में कितना एल्ब्यूमिन आ रहा है। ब्लड ग्रुप देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप अगर महिला के का है, बच्चे अगर ये पॉजिटिव हैं तो कई बीमारियां, कई चीज़ें महिलाओं को दिक्कत होती है। बच्चों में भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम की बीमारी होती है। तो ये सबों का जांच कराना ज़रूरी है। उन सबों का जांच हम लोग कराते हैं और समय समय पर हम डॉक्टरों, एक पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है कि जब बच्चा 3 महीने का हो जाए तो एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेना चाहिए ताकि बच्चे की स्थिति का पता चल सके। किसी तरह का कोई कंजेनाइटल या जन्मगत विकृतियां हैं ये पता चल सके, ताकि तदनुसार ऐसी विकृतियां हों जो आने वाले दिनों में महिला के लिए वो बच्चा बोझ हो जाए, तो तदनुसार उसका उपचार किया जा सके। प्लस अल्ट्रासोनोग्राफी एक बार 32 सप्ताह में भी करते हैं। 32 सप्ताह में क्यों करते हैं दूसरी बार? क्योंकि इस तरह 32 सप्ताह के पहले तक बच्चा जो है वह उल्टा सीधा होता रहता है। उसके मूवमेंट ऐसे रहते हैं कि कभी सर नीचे, कभी सर ऊपर, कभी पैर नीचे, कभी पैर ऊपर, ये होता रहता है। लेकिन 32वें सप्ताह में, ठीक 32वें सप्ताह में बच्चे का सर नीचे आ जाता है ज़्यादातर, जिसको हम लोग सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये पता चल सके कि बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो वो उल्टा बच्चा होता है, ताकि जिस समय वो प्रसव के दौरान वो आए तो चिकित्सक उसके लिए पहले से मालूम हो उनको कि ये बच्चा उल्टा है, इस बच्चे का लाई ट्रांसवर्स लाई में है, ये बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है, या किसी का फेस प्रेजेंटेशन है, किसी का कॉर्ड अराउंड नेक है। तो ये पहले अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाए ताकि उसके उपचार में, उसे प्रसव कराने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि किस तरह से ये जानकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को होनी चाहिए और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपनी इस जानकारी को अपनी जो जन समुदाय है वहाँ पर ले जाएगा और उनका ठीक से उपचार और देखभाल में उनकी मदद करेगा। वैसे भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होता है कि उसके क्षेत्र में किस तरह के कितने लोग हैं, कितने परिवार में मेंबर हैं, उनमें से किस तरह के मेंबर मेल फीमेल कितने हैं, और यदि फीमेल में हैं तो उसमें कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो मां बनने की स्थिति में हैं। तो वो रिकॉर्ड तो ऑलरेडी आपको रखना ही होता है। तो उसके आधार पर एक ये भी है, आप इजीली ये भी आउटपुट सरकार को दे पाते हैं कि जी मेरे क्षेत्र में इतनी जो है महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, इतने बच्चे हैं, इतने वृद्ध हैं और इनमें इतनी गर्भवती माताएं हैं और उनका जो स्टेटस है वो मेरे पास में रजिस्टर में मेंटेन है, और किस तरह की हैं, कौन से केसेस ऐसे हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, कितने केसेस ऐसे हैं जो बहुत इजी यानी सामान्य हैं। तो ये सब जानकारी आपको रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक थोड़ी सी चर्चा यहाँ ये करनी आवश्यक होगी कि एक नियमित होने के साथ साथ, सामान्य होने के साथ साथ कई बार गर्भावस्था में जो अनियमितताएं हो जाती हैं या असामान्य स्थिति जो पैदा हो जाती है, तो उस समय यदि कोई इस तरह का केस आता है तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा। खतरों का आकलन, यही तो गर्भावस्था के दौरान जांच का मतलब है कि हम खतरों का आकलन कर सकें और तदनुसार हम लोग उसके उपचार का प्रबंध कर सकें, उसका रोकथाम कर सकें। तो खतरों के जांच के लिए मैं 2-3 बातें खास तौर पे जोड़ देना चाहूँगा। उसमें पहला है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है तो उसे हम दवाइयों से नियंत्रित करते हैं और उपचार करते हैं। तो ब्लड प्रेशर के ऊपर हम लोग खास निगरानी रखते हैं, और ये अगर नहीं कर पाते हैं तो मरीज प्री एक्लेम्पसिया और बाद में एक्लेम्पसिया की शिकार हो जाती है और इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। शुगर का बढ़ जाना भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। बच्चे का साइज बढ़ जाता है, बच्चे का हेड बड़ा हो जाता है, हाइड्रोकेफेलस होने की संभावना बनी रहती है। तो ये बात खास तौर पे ध्यान देने का है। अगर किसी के महिला के शरीर में खून की कमी है तो ये भी खतरनाक बात है। इसके लिए खून की कमी है तो उसके पहले से रोकथाम के उपाय करें। उसे आयरन की पर्याप्त गोली, जैसे सरकारी अस्पतालों में 90 दिन तक गोली देने की परंपरा है, 100 इतने कैल्शियम की गोली देने की परंपरा है, ये हम लोग शुरुआती दौर पे उसको कर सकें। प्लस अगर अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें ये पता चल, पहले करा के समय पर करा लेते हैं और ये पता चलता है
कि बच्चा उल्टा है और बच्चे का प्रेजेंटेशन सही नहीं है, फेस प्रेजेंटेशन है, हैंड प्रेजेंटेशन होना है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अगर पहले से मालूम है कि बच्चे का लाई ठीक नहीं है तो हम लोग तदनुसार पहले से पूर्व प्रबंध करके महिला को बचा सकते हैं। और भी खतरे हैं, जैसे बहुत से कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ रहते हैं, जैसे बच्चा कुछ गड़बड़ टाइप का है, कुछ ये है, तो उसके शरीर में बहुत सी विकृतियां हैं, जैसे एक्सरे के आघात से उसके बच्चे में कुछ जन्मगत विकृतियां आ गई, किसी के, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासोनोग्राफी से हम लोग तीसरे से चौथे महीने में हम ये बहुत सारे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी को अल्ट्रासोनोग्राफिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बातें हैं। इसके अलावा उपचार के दौरान बहुत सी दवाइयाँ वगैरह हम लोग देते हैं, जिन दवाइयों से बच्चों में जो गर्भस्थ शिशु है उसमें बहुत सी विकृतियाँ आ जाती है, तो उन दवाइयों पर रोकथाम आप लगा सकते हैं। जैसे तैसे दवा आप बता सकते हैं महिला को कि जैसे तैसे दवा नहीं खाएं, दवा की दुकान से दवा लेके नहीं खाएं, नीम हकीमों की दवाइयों का इस्तेमाल न करें। आप उसे तुरंत, खास करके गर्भवती महिला को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं, योग्य चिकित्सक के पास, जो उसे महिला का सही आकलन करके सही उपचार सही समय पर दे सके। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी डॉक्टर साहब। और मैं समझता हूँ कि कई बार प्रसव के दौरान बहुत सारी ऐसी पोजीशन बन जाती है, और कई बार जैसे गर्भावस्था में भी होता है और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अचानक किसी तरह की कोई समस्या हो जाती है, तो कई बार लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, गर्भावस्था में किसी तरह की दवा नहीं लेनी चाहिए और इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ऐसी अवस्था को बताना बहुत आवश्यक है। साथ में एक चीज़ यहाँ और मेंशन करनी ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान कई बार कुछ जलने के वर्न के केसेस भी आ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? मैं डॉक्टर राय से जानना चाहूँगा कि यदि गर्भावस्था में वर्न के केसेस आते हैं तो हमें किस तरह से उसका ट्रीटमेंट या किस तरह से हमें उसका उपचार में लेना चाहिए? सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जानना चाहिए। और गर्भावस्था फिर वो कौन सा ट्राइमेस्टर है, पहला थ्री मंथ अगर है तो उस बीच में अगर बहुत माइनर बर्न मतलब हम लोग रखते हैं कि 5 to 10% वगैरह है, तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर वाइटल जैसे हेड नेक के अराउंड नहीं है और प्रजनन अंगों के आसपास नहीं है, तो उसके लिए बेसिक एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करके और प्लेंटी ऑफ ओरल लिक्विड, इलेक्ट्रॉल पाउडर, और उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह का बहुत अवॉइड करना चाहिए। 5 to 10% केवल खान पान, थोड़ा प्लेंटी ऑफ वाटर और एंटीसेप्टिक केयर से हो जाता है। और अगर देनी भी है मेडिसिन तो किसी चिकित्सक के देख रेख में ही देनी चाहिए। तुरंत पहला 3 मंथ है, उसी बीच में कोई ना कोई दवा, एनाल्जेसिक्स, बहुत लोग स्टेरॉइड देते हैं सूजन कम करने के लिए, एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो सब दवाएं फिर बच्चे को जन्मजात अंग भंग बीमारी से पैदा होने की संभावना को बढ़ा देता है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर है तो उसमें फिर विशेषज्ञ यानी चिकित्सक के केयर में रहना चाहिए। और ख़ासकर जब 10 से 15% बर्न अगर हो गया है तो उसमें फिर पानी की कमी होती है, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का केयर देना पड़ता है, एनाल्जेसिक का भी इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना पड़ता है। तो उसमें है कि कम से कम दवा, लेकिन जो उचित भी हो और मरीज के लिए ठीक हो, गर्भिणी माता के लिए ठीक हो और बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली दवा वो नहीं होने। बहुत बार होता है कि माँ को ठीक करने के चक्कर में बच्चे को नुकसान पहुंच जाता है। तो उसमें है कि नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ जो उपलब्ध चिकित्सक हैं वहाँ उनके देखरेख में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सुझाव देना चाहिए कि वहाँ पर वो लेकर के जाएं। लेकिन बेसिक चीज़ है कि वाटर की कमी जलता है तो वहाँ से पानी छोड़ता है, डिहाइड्रेशन होता है, मरीज को दर्द होता है, तो उसमें बेसिक जो प्राइमरी केयर है वो करके उचित चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। अपने लेवल पर इलाज करने से बचना चाहिए, जिसमें कि फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा घाटा होने का चांस रहता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही ठीक कहा डॉक्टर साहब कि अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए और दवा गोलियों से बचाने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर उसका जो बैड इफ़ेक्ट है, वो एडवर्स इफ़ेक्ट है, वो बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ेगा।
और अंग भंग होने की संभावना जैसे आपने बताई वो निश्चित रूप से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, इनसे बचने के लिए ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। साथ ही यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बन रहा है कि जब प्रसव की बात आती है तो ये प्रसव जो है कई बार अब सरकार भी इसको काफ़ी मतलब प्रमोट भी कर रही है कि प्रसव जो है वो घर पे नहीं होने चाहिए, वो हॉस्पिटल में होनी चाहिए, पीएचसीज में होनी चाहिए। उसके लिए अलग अलग आशाएं और सारे ये जो एक हेल्थ डिपार्टमेंट का अपना एक नेटवर्क है वो काम भी कर रहा है। तो किन कंडीशंस में ख़ास तौर से प्रसव जो है वो घर पे बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। ये ख़ास तौर पे ध्यान रखने की बात है कि इस बात को प्रमोट किया जाए, जो सरकार भी प्रमोट कर रही है, कि प्रसव घर में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीसेप्सिस का पूरा प्रबंध घर पे नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मजबूरी हो जाए किसी तरह की ये हो, तो डिलीवरी किट आता है जिसमें स्टरलाइज ग्लव्स होते हैं, क्लैंप काटने के ये रहते हैं, और जो ट्रेंड दाई है गांव में, जिसने ट्रेनिंग लिया है, जिसने देखा है, उसकी देख रेख में प्रसव कराया जाए। लेकिन मैं इसे इनकरेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लाचारी की स्थिति में हो। अगर बगल में स्पेशलाइज सेंटर है जहाँ पर इसका उपचार किया जा सकता है, तो उसी जगह पर महिला को ले जाया जाए और उसके उपचार का प्रबंध किया जाए। दर्द शुरू होने के खास तौर पे ये हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जानना चाहिए कि प्रसव के पूर्व बहुत बार पेट में दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में ये पहचानना है कि बार बार दर्द हो रहा है, कमर के नीचे दर्द है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार वो आता है, कितनी तीव्रता के साथ आता है, तदनुसार उसे यथाशीघ्र अस्पताल में पहुंचा दिया जाए। और ये इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिला गिर गई हो, समय से पहले गिर गई हो, चोट लग गया हो या नहीं भी चोट लगा हो, पानी निकलना शुरू हो गया हो, बच्चे समय के पूर्व ही दर्द शुरू हो गया हो, वैसी स्थिति में भी, या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया हो, वैसी स्थिति में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को यथाशीघ्र अपने चिकित्सा केंद्र तक महिला को ले जाने की सुव्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो खास तौर पे हम जोर देना चाहेंगे वो ये है कि गर्भावस्था के दौरान क्या क्या व्यायाम करना चाहिए, विश्राम के क्षण कितने होने चाहिए, स्वच्छता पे क्या क्या ध्यान देना है, खान पान कैसा होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि ये सवाल भी किए जाएं, उठाए जाएं, ताकि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता इससे लाभान्वित हों। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी ये दी कि मतलब किस तरह से स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि गर्भावस्था में खान पान कैसा होना चाहिए। तो मैं डॉक्टर राय से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो ठीक से इस जानकारी को लोगों तक पहुँचा पाएँ, उस महिला तक पहुँचा पाएँ कि उनकी गर्भावस्था में किस तरह का उनका भोजन होना चाहिए, खान पान होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न आप चौहान साहब आपने पूछा है। तो इसके पहले थोड़ा सा मैं अभी जो ट्रेंड उभर कर आ रहा है गर्भावस्था से संबंधित, उसमें आजकल एक आ रहा है डिवाइन गर्भ संस्कार और प्लान्ड पेरेंटहुड। इसका मतलब है नियोजित, सुनियोजित ढंग से कब हमको गर्भ धारण करना है और कब कैसा खान पान रखना है, कैसे हम स्वच्छता और पूरे अंतिम गर्भ के पूरे समय तक कैसे सावधानी लेना है। तो उसमें आज के लिए हो रहा है कि जब भी हम गर्भ धारण करें तो एक पहले उसके बारे में प्लान करें, और उस वक्त अगर कोई बीमारी की अवस्था हो, पति पत्नी किसी को भी बीमारी हो जो कि प्रोस्पेक्टिव पेरेंट होने जा रहे हैं, तो उनको उस वक्त अवॉइड करना चाहिए। उनको अगर किसी तरह की शारीरिक कमजोरी है, कोई दवा ले रहे हैं, मानसिक बीमारी है और प्रोलॉन्ग इलनेस के चलते, बहुत क्रोनिक बीमारियाँ हैं उसके चलते अगर वो कमज़ोर हैं, तो उस वक्त उनको बचना चाहिए कि हम गर्भ धारण से बचें। लेकिन ज़्यादातर अभी भी ग्रामीण परिवेश में अनप्लान्ड पेरेंटहुड है और उसमें एक्सीडेंटल गर्भ धारण होता है और बाद में पहचान में आता है। उस वक्त बहुत सी महिलाओं को बहुत सी समस्याएं रहती हैं, खून की कमी, प्रोटीन की कमी, और कुछ दवाएं भी ले रही होती हैं। तो जैसे ही गर्भ धारण का पहचान हो तो उसमें थोड़ी सावधानी लेनी चाहिए, भोजन की कमी नहीं हो। बहुत बार देहात में लोगों को भोजन की कमी, अनियमित खान पान, सब कुछ रहते हुए भी अपने गलत खान पान रहन सहन के चलते वो
सब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि समय पर उचित नियमित खान पान हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा हो, कैलोरी सफिशिएंट मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट फैट के साथ उसमें पोषक तत्व जैसे पोषक और प्रोटेक्टिव तत्व हैं, वाइटमिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, ट्रेस एलिमेंट, रेयर एलिमेंट, इन सब की बहुत ही महत्ता है। ये ज़रूर भोजन में लें। और जो भी स्थानीय तौर पर भोजन उपलब्ध हैं, हरी साग सब्जियाँ उपलब्ध हैं, छिलकों के साथ जो हमारे अनाज उपलब्ध हैं वो ज़रूर लें। अगर कोई बीच में समस्या आती है, खून की कमी है, तो अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अपने चिकित्सक की राय से वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी स्थानीय तौर पर घर में उपलब्ध है, दूध, अनाज, फल, हरी साग सब्जी, फल, वो बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे हों, बहुत ड्राई फ्रूट हों, लेकिन अगर थोड़ी सी जानकारी है, अवेयरनेस है, तो स्थानीय तौर पर उपलब्ध भोजन की मात्रा और थोड़े अंतराल पर, भरपेट भोजन भी नहीं करना चाहिए, थोड़े थोड़े अंतराल पर थोड़ा सा पेट खाली रहे वो लेना चाहिए। खाते वक्त कम पानी हो, एक ही साथ खाना ले लेते हैं, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तब फिर थोड़ा सा ब्लोटिंग होता है, उल्टी की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। तो थोड़े थोड़े अंतराल पर जो भी भोजन की मात्राएं हैं वो 4 बार 5 बार करके लेना चाहिए। पानी की कमी हो जाती है, खासकर अभी जाड़े के समय में लोग पानी थोड़ा कम पीते हैं, तो इससे फिर बच्चे को पानी की कमी होती है। हमेशा समझें कि जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। और उस पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह उस पर भी लोड पड़ता है, तो वो ज़रूर करना चाहिए। विश्राम भी, कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, और खाने के बाद थोड़ा बहुत चीत भी नहीं लेटना चाहिए, थोड़ा बाएं या दाएं करवट लेटना चाहिए, और बहुत एग्रेसिव, बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे गर्भधारण का पीरियड बढ़े उस वक्त थोड़ा सा विश्राम थोड़े थोड़े देर पर अंतराल पर ज़रूर लेना चाहिए। और शारीरिक सक्रियता भी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा हेड टू टो अपने सभी अंगों को ज़रूर चलाना चाहिए। तो ये सब सावधानी लेकर के हम बहुत बच्चे को सशक्त बना सकते हैं, और महिला भी सशक्त रह सकती है, उसका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। तो संतुलित और पौष्टिक आहार के साथ शारीरिक सक्रियता और लंबे लंबे सांस, कुछ योगासन, और थोड़ा सा सकारात्मक सोच, कुछ प्रार्थना, परिवार में अच्छा माहौल, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई आपसी कुछ रंजिश भी हो रहा है तो हर हाल में गर्भिणी महिला के आसपास घर के लोगों को भी उसको एक शांत, सकारात्मक, उचित माहौल देने का कोशिश करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से अच्छा हो। ये बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया कि निश्चित रूप से एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ये सारी जानकारी होनी चाहिए, और उसको समाज में ये जानकारी ख़ास तौर से प्रेषित करनी चाहिए। यहाँ डॉक्टर दिव्स मिश्रा से हम बातचीत करेंगे कि डॉक्टर साहब और क्या अधिक इनको हम जानकारी दे सकते हैं जिसके माध्यम से ये बेहतर अपनी जो सेवा है उसको समर्पित कर सकें। जी, कुछ चीज़ें हम लोग उसमें जोड़ते हैं, खास करके व्यायाम। ऐसा माना जाता रहा है हमारे पुराने समय से ही कि व्यायाम गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। सही बात है कि ज़्यादा व्यायाम करना या उल्टा सीधा व्यायाम करना गर्भवती के लिए नुकसानदेह है, गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुछ खास व्यायाम तैयार किए गए हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, खास करके पेरिनियल मसल का, पेल्विक रीजन का व्यायाम, ताकि गर्भकाल में, प्रसव काल में बच्चा आसानी से डिलीवर हो सके। इसकी एक पूरी सूची भी है, जिस सूची को एक योग्य चिकित्सक के देखरेख में उन चीज़ों को सिखा करके आप भी सीख सकते हैं, और महिलाओं को भी सिखाया जा सकता है कि ये सब व्यायाम आप करें ताकि प्रसव के समय बच्चा आसानी से हो सके। पेरिनियल मसल के कुछ एक्सरसाइज हैं जिन एक्सरसाइज को हम लोग करने के लिए प्रमोट करते हैं। यहाँ पर तो बताना या दिखाना संभव नहीं है, लेकिन ये किया जा सकता है। इसके अलावा स्वच्छता पर खास ध्यान देना है। स्वच्छता का ध्यान देने का मतलब हुआ कि बहुत देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं के स्तन से
समय से पहले दूध वगैरह निकलने लगता है, वो गंदा रहेगा तो ब्रेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा वेजाइनल एरिया में से स्राव होते हैं, उस स्राव को अगर साफ़ सुथरा न रखा जाए तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन पनपने के, फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पनपने के चांसेस रहते हैं। तो उनसे हम लोग रोकथाम करने के उपाय, उसकी स्वच्छता के बारे में बता सकते हैं कि अपने वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन रखें, उसको साफ़ रखें, उसको आर्द्र रखें। ये चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग बताते हैं। विश्राम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, गर्भवती महिलाओं को कम से कम 8 घंटे का विश्राम होना आवश्यक है। 8 घंटे, उसे 24 घंटे में विश्राम ज़रूर से ज़रूर करना है, जिसमें कम से कम 1 घंटे का विश्राम दिन के समय हो। यह बात बिल्कुल गांठ बांध करके याद रखना चाहिए कि दिन के समय 1 घंटे का विश्राम हर गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है, और 1 घंटे, वो 2 घंटे भी हो सकता है, और रात्रि में 6 से 7 घंटे का विश्राम उनके लिए आवश्यक है। इस दौरान बच्चा सोता है, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट होने से बच्चा स्वस्थ और इरिटेटिव चाइल्ड नहीं पैदा होता है। नहीं तो ऐसा देखा गया है, जो महिलाएं कम विश्राम करती हैं उनसे पैदा होने वाले बच्चे इरिटेटिव होते हैं, ज़्यादा इरिटेट होते हैं, जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, बात बात में ये करते हैं, रोने वाले बच्चे होते हैं, ये सब होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जानकारी सामान्यतः लोगों के पास बिल्कुल नहीं होती, और माताओं को ये सभी को पता होना चाहिए कि जो अगर गर्भावस्था है तो ऐसे दौरान किस किस तरह की सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं, कितना विश्राम आवश्यक है, कितना व्यायाम उन्हें करना चाहिए, कोई भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, कोई इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे कोई शारीरिक समस्या पैदा हो और आपके बच्चे पर उसका लोड पड़े, या फिर इस तरह के टेंशन वाली कोई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, ज़्यादा टेंशन लेने से भी आपकी समस्या बढ़ सकती है, बच्चे पे उसके एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, और जो अगर आप विश्राम नहीं करते हैं तो उसका भी सीधा सीधा जो प्रभाव है वो सीधा बच्चे पर पड़ता है। तो ये सारी जानकारियाँ आप सबको होनी चाहिए, और उनको आप सीधे माताओं तक पहुंचा सकते हैं, उन महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं जो आपके देख रेख में चल रही हैं। और यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जोड़ना चाहेंगे कि प्रसव को किसी भी तरह से घर पर करने की सलाह बिल्कुल ना दें। सरकार इसके लिए प्रोत्साहन दे रही है, हर संभव प्रयास कर रही है कि प्रसव जो है वो PSCs पर, जो सरकारी केंद्र हैं वहाँ स्वास्थ्य केंद्रों पर होने चाहिए। और यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़ी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए और ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, जो एक प्रेगनेंसी किट आती है उसको लेते हुए, तभी उस पर आप एक जो प्रशिक्षित दाई है उसके माध्यम से ऐसा कुछ करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान रखने की हैं। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जैसा बताया, एग्ज़ाम में भी आपके लिए इस तरह के जो प्रश्न हैं वो निश्चित रूप से बनेंगे। कुछ इसमें बड़े प्रश्न हैं, जो विस्तृत प्रश्न हैं, और कुछ इसमें लघुत्तरीय प्रश्न हैं। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके जाइए। आपका जो है ये मार्गदर्शन जो है डॉक्टर साहब की ओर से रहा, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर देवेश चंद्र मिश्रा जी का, जो आपके इस पाठ्य सामग्री से भी सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इस पाठ्य सामग्री में बहुत कुछ लिखा है, काफ़ी इसमें अपना योगदान दिया है, और आज हमारे बीच में इस स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है, और आप सब लोगों का भी सौभाग्य मैं कहूँगा, जो आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर जो सुरेंद्र राय हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे स्टूडियो में वो पधारे हैं, और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ये सब दी है आप लोगों के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्टूडियो में आए डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।